ये वीडियो पिछली वीडियो की कंटिन्यूएशन में है जिसमें हम एफिशिएंसी या एक्टिविटी रेशियोज के बारे में जान रहे थे। अगर एफिशिएंसी रेशियोज की बात की जाए तो हमने कहा था कि एफिशिएंसी रेशियो कंपनी को ये बताती है कि कंपनी कितनी बेहतर तौर पे अपने एसेट्स को यूटिलाइज कर रही है इनकम को अर्न करने के लिए। तो लास्ट वीडियो में हमारी ये दो टाइप्स रह गई थी जिनको हमने डिस्कस करना था, जिनमें एक है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और दूसरी टाइप है डेज सेल्स इन इन्वेंट्री रेशियो। अब हम वन बाय वन करके इन दोनों रेशियोज को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की बात करेंगे। तो अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की बात की जाए तो ये एक ऐसी एफिशिएंसी रेशियो है जिसमें कंपनी ये जान सकती है कि कंपनी की एवरेज इन्वेंट्री एक टाइम पीरियड के दौरान, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान कितनी दफा सेल होती है या कितनी दफा टर्न होती है। तो बेसिकली कंपनी इसमें ये जानती है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान कंपनी की जो इन्वेंट्री है वो कितनी दफा सेल की जाती है। अब यहाँ पे जैसे कि हम वेलमार्ट लिमिटेड कंपनी के बारे में बात कर रहे थे, तो अगर हम बात करें, वेलमार्ट लिमिटेड कंपनी एक फर्नीचर बनाने वाली कंपनी थी। हम एज्यूम करते हैं कि उसके पास 3 तरह की इन्वेंट्री मौजूद है जिनमें सोफा, बेड और टेबल्स हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो हम ये कहते हैं कि जो तीनों तरह की इन्वेंट्री है इसकी जो ओपनिंग वैल्यू है वो है 3 मिलियन रुपीस और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो है 4 मिलियन रुपीस की। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि इन्वेंट्री तो हमें पता चल गई है, हमने इन्वेंट्री का टर्नओवर देखना है। अब ये जो टर्नओवर है इसके लिए हमें दो और फिगर्स दी गई हैं जिनमें ये कहा जाता है कि कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, मतलब कंपनी की चीजें बेचने में उसकी सेल्स पे कितनी कॉस्ट लगी है वो है 1 मिलियन रुपीस की और कंपनी की टोटल सेल्स कितनी है 1.5 मिलियन रुपीस की। अब वेलमार्ट लिमिटेड कंपनी की हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स और इन्वेंट्री भी अवेलेबल है। अब हमने इस डेटा की बेसिस पर ये देखना है कि कंपनी अपनी एवरेज इन्वेंट्री को, अब यहाँ पे बात हो रही है एवरेज इन्वेंट्री की, ओपनिंग या क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात नहीं हो रही। तो हम यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग की बेसिस पर एवरेज इन्वेंट्री को देखेंगे और ये देखेंगे कि एक साल के दौरान लेट सपोज कंपनी कितनी दफा अपनी एवरेज इन्वेंट्री को सेल करती है। अब इस रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए कंपनी दो कंपोनेंट्स यूज करती है। पहला कंपोनेंट है कॉस्ट ऑफ सेल्स और दूसरा कंपोनेंट है सेल्स। मतलब सेल्स की बेसिस पर भी और कॉस्ट ऑफ सेल्स की बेसिस पर भी कंपनी को ये पता चल सकता है कि कंपनी साल में कितनी दफा अपनी एवरेज इन्वेंट्री को सेल करती है। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल है क्वेश्चन में तो हम हमेशा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर चलेंगे, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है तो हम सेल्स पर भी चल सकते हैं। अब इन दोनों को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स भी उतनी ही लगेगी जितनी के सेल्स हुई भी है और अगर प्योरली सेल्स है तो प्योरली सेल्स भी उतनी ही होंगी जितनी के साल के दौरान है। तो यहाँ पे इन दोनों में से कंपनी किसी भी कंपोनेंट को यूज करके इस रेशो को कैलकुलेट कर सकती है। अब ये जो रेशो है इस रेशो को हम एक फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करेंगे जिसमें हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को या कॉस्ट ऑफ सेल्स को डिवाइड कर देंगे एवरेज इन्वेंट्री के साथ। तो अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स देखें तो हमें ऑलरेडी अवेलेबल है जो है ₹1 मिलियन की, और अगर एवरेज इन्वेंट्री की बात की जाए तो एवरेज इन्वेंट्री के लिए हमें ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री दी गई है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 3 मिलियन रुपीस की ओपनिंग इन्वेंट्री है। इसमें हमने ऐड कर देनी है क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि 4 मिलियन रुपीस की है और इसको हमने डिवाइड कर देना है 2 के साथ। तो अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये रेशियो आ जाएगी 0.29। मतलब कंपनी साल में 3 दफा अपनी एवरेज इन्वेंट्री को अपनी एवरेज इन्वेंट्री को सेल करती है। ये 0.29 है, इसको हमने राउंड ऑफ करके 3 कर लिया है। तो यहाँ पे इस रेशियो के थ्रू, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के थ्रू हमें ये पता चल रहा है कि कंपनी साल में 3 दफा अपनी इन्वेंट्री को कन्वर्ट करती है या अपनी इन्वेंट्री को सेल करती है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर कंपनी
3 दफा अपनी इन्वेंट्री को सेल नहीं करती, तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि कंपनी अपनी होल्डिंग और साथ ही साथ स्टोरेज कॉस्ट को इंक्रीज कर लेगी। क्योंकि अगर इससे ज्यादा टाइम्स कंपनी की इन्वेंट्री पड़ी रहेगी तो कंपनी को उतनी ही होल्डिंग और स्टोरेज कॉस्ट पड़ती रहेगी। उसके अलावा ये कहा जाता है कि इस रेशो में सेल्स को लाजमी इन्वेंट्री परचेजेस के साथ मैच करना होगा। जिस तरह से हमने ये बात की कि कंपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स या सेल्स ले सकती है, तो इसमें सेल्स और इन्वेंट्री के परचेज को मैच किया जा रहा है ताकि ये जाना जा सके कि कितने इफेक्टिव तौर पर कंपनी अपनी इन्वेंट्री को सेल कर रही है। तो यहाँ तक हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के बारे में जान लिया है कि वो हमें ये बताती है कि साल में कितनी दफा कंपनी अपनी इन्वेंट्री को सेल करती है। अब नेक्स्ट रेशो की अगर तरफ चलें तो नेक्स्ट रेशो हमारे पास है डेज सेल्स इन इन्वेंट्री रेशो। ये एक ऐसी एफिशिएंसी रेशो है जिसमें कंपनी ये जान सकती है या कंपनी ये मेजर कर सकती है कि कंपनी को कितने दिन चाहिए अपनी सारी इन्वेंट्री को बेचने के लिए। तो यहाँ पर कंपनी की ये जो रेशो है ये बेसिकली क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स को ये पता चल जाएगा कि कंपनी को कितना टाइम पीरियड रिक्वायर है अपनी सारी की सारी इन्वेंट्री बेचने के लिए, तो वो बेहतर तौर पे डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे कि क्या कंपनी को, क्या क्रेडिटर्स को यहाँ से चीजें खरीदनी चाहिए और क्या जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। क्योंकि कंपनी जितनी जल्दी अपनी सारी इन्वेंट्री को बेचती है, इसका यह मतलब होता है कि कंपनी उतनी एफिशिएंट है, अपने रिसोर्सेज को बेहतर तौर पर यूटिलाइज कर रही है। ये जो रेशो है बेसिकली इसमें यहाँ तीनों चीजें जो हैं वो देखी जाती हैं कि कंपनी की इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है, कंपनी की इन्वेंट्री कितनी लिक्विड है और कंपनी को कितना कैश फ्लो आएगा। तो जब ये तीनों चीजें कंसर्न है तो यहाँ पर क्रेडिटर और इन्वेस्टर से रिलेटेड हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट होता है वो वैल्यू में होता है कि कितनी वैल्यू की इन्वेंट्री है, और क्रेडिटर्स का जो इंटरेस्ट है वो लिक्विडिटी में होता है कि कंपनी के पास क्या इतना कैश अवेलेबल है कि वो उनके पैसे वापस कर सके या नहीं। और दूसरा हमारे पास आता है कैश फ्लोज, क्योंकि जब कैश फ्लोज आएंगी तभी कंपनी क्रेडिटर्स का पैसा वापस कर सकती है। तो यहाँ तक हम इस रेशो के बारे में जान चुके हैं। अब अगर बात की जाए कि इस रेशो को कंपनी किस तरह से कैलकुलेट कर सकती है, तो क्योंकि इस रेशो में हमने दिन बताने हैं कि कितने दिन में कंपनी अपनी सारी इन्वेंट्री सेल करती है, तो यहाँ पर इस रेशो का फॉर्मूला हो जाएगा एंडिंग इन्वेंट्री। अब यहाँ एवरेज इन्वेंट्री नहीं ले रहे, यहाँ पे एंडिंग इन्वेंट्री ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय डेज। नंबर ऑफ डेज जो पूरे साल के दौरान है वो हमने यहाँ पर ले लेने हैं। अब हम एज्यूम करते हैं कि जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो आ रही है 50,000 रुपीज की। इस एंडिंग इन्वेंट्री के ऊपर जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, मतलब कंपनी अगर अपनी इन्वेंट्री को सेल करती है तो उस सेल पर जो कॉस्ट आ रही है वो है 1,50,000 रुपीज, और कंपनी जिन डेज को कंसीडर कर रही है पूरे साल के दौरान वो कंसीडर कर रही है 365 डेज को। अब ये कंपनी पे वेरी करता है कि वो 365 डेज को कंसीडर करती है या 360 डेज को कंसीडर करती है। तो यहाँ पे कंपनी 365 डेज को कंसीडर करेगी, क्योंकि हम एज्यूम कर लेते हैं कि कंपनी की पॉलिसी है कि वो 365 डेज की बेसिस पर अपनी डिसीजन मेकिंग परफॉर्म करती है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री भी आ चुकी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आ चुकी है और नंबर ऑफ डेज भी आ चुके हैं। हमने क्या करना है कि इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट करना है। जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो 50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 इनटू 365 डेज आ जाएगा। तो जब हम इसके डेज को कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास 122 डेज आ जाएंगे। इसका यह मतलब है कि कंपनी को टोटल 122 दिन चाहिए अपनी तमाम इन्वेंट्री को सेल करने के लिए। अब इस रेशो को जज करने का या इस रेशो को कंपेयर करने का जो एक रूल है वो हमने ये फॉलो करना है कि जितने कम दिन होंगे, जितने शॉर्टर डेज होंगे, कंपनी उतनी जल्दी अपनी इन्वेंट्री को
कैश में कन्वर्ट कर सकती है या अपनी सारी इन्वेंट्री को सेल कर सकती है। तो यहाँ पे क्योंकि 122 दिन आ रहे हैं सारी इन्वेंट्री को सेल करने के लिए, इसका ये मतलब है कि कंपनी की जो इन्वेंट्री है वो एक्सट्रीमली लिक्विड है, क्योंकि कंपनी को 365 नहीं बल्कि उससे बहुत कम दिन चाहिए अपनी तमाम इन्वेंट्री को सेल करने के लिए। तो जितने कम दिन होंगे उतनी ही कंपनी की इन्वेंट्री एक्सट्रीमली लिक्विड होगी, मतलब उतनी ही जल्दी कंपनी की जो इन्वेंट्री है वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। अब अगर दो कंपनीज हैं जिसमें इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करना है, लेट्स सपोज एक कंपनी है ए और दूसरी कंपनी है बी। हम एज्यूम करते हैं कि ए कंपनी के 122 डेज हैं और बी कंपनी के 126 डेज हैं। तो कंपनी ने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो इस रेशो की बेसिस में ए में इन्वेस्टमेंट करेगी, क्योंकि ए जो है वो कम दिनों में अपनी सारी इन्वेंट्री को सेल कर रही है, मतलब कि ए जो है वो मोर एफिशिएंट है और उसकी इन्वेंट्री एक्सट्रीमली लिक्विड है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने एफिशिएंसी रेशियोज की तमाम रेशियोज देख ली हैं, जिनमें हमने डेज सेल्स इन इन्वेंट्री रेशियो देखी है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देखी है, लास्ट वीडियो में एसेट टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो, ये तमाम रेशियोज देखी हैं। तो अभी तक की इस वीडियो में हमने एफिशिएंसी और एक्टिविटी रेशियोज के बारे में सीख लिया है कि एफिशिएंसी और एक्टिविटी रेशियोज क्या होती हैं, कंपनी ने क्यों यूज करती है और इनकी कौन कौन से टाइप्स हैं।